गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इकोनॉमिक्स के एक और नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर हैं। आज हम लोग देखेंगे मुद्रा और बैंकिंग से संबंधित किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की थी? तो नाम याद कर लीजिए, क्रोमर। क्या नाम था? क्रोमर। ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? तो यह मुद्रा के प्रचलन से। ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है गर्म मुद्रा, यानी हॉट करेंसी। मतलब क्या है? गर्म मुद्रा और एक होता है हार्ड करेंसी या दुर्लभ मुद्रा। दुर्लभ मुद्रा यानी जिसका प्राइस वैल्यू अधिक है मार्केट में, जैसे कि डॉलर। गर्म मुद्रा जैसे कि वह मुद्रा, मान लेते हैं कि भारतीय मुद्रा नेपाल में गर्म मुद्रा है, क्योंकि वहाँ के लोग भारतीय मुद्रा को रखना चाहेंगे। और गर्म मुद्रा का मतलब एक और भी ऐसा भी अर्थ लगाया जाता है कि एक जगह से दूसरे जगह उसका पलायन करने की प्रवृत्ति उसमें बहुत ज़्यादा होती है। हवाला क्या था? इसके अंतर्गत विदेश से जो पैसा इसी के जरिए मंगाया जाता था, लेकिन यह अवैध कारोबार था। हार्ड करेंसी तो वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। सॉफ्ट करेंसी वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, जैसे इंडियन रुपया भारत। जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे लीगल टेंडर, यानी विधिग्राह्य मुद्रा। सस्ती मुद्रा से अभिप्राय है देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध होना। किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? विकसित देशों की। भारत की विधिग्राह्य मुद्रा है तो कौन है यहाँ का लीगल टेंडर? तो रुपया है। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाएगा? डिमोनेटाइजेशन, यानी विमुद्रीकरण। बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता थे जेबी से। याद कर लीजिए, जेबी से। मुद्रा संकुचन का कारण क्या होगा? मतलब संकुचन यानी माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति का कम होना, तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। कौन मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं होगा? तो मुक्त बाजार नीति। यह तो व्यापार से संबंधित है, इसका कुछ भी मुद्रा से लेना देना न है। वह अवस्था जिससे मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं क्या कहलाएगी? तो मुद्रास्फीति, यानी महंगाई हो गया। पहले कोई चीज़ 10 रुपये में होता था, अब वह 15 रुपये में हो गया, यानी वह महंगाई है। अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति का साथ मंदी की स्थिति हो, यानी पहले किसी चीज़ का 10 रुपया था, उसका दाम तो बढ़ गया 12 रुपया हो गया, लेकिन वह जो सामान है वह बिक भी नहीं रहा है, तो क्या कहेंगे? वह स्टैगफ्लेशन है। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं महंगी हो जाती है। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रतिक्रिया होती है मुद्रास्फीति में, यानी इन्फ्लेशन में। घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छाप कर पाटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हो जाए तो क्या होगा? तो वेनेजुएला वाली हाल हो जाएगी या ईरान वाला हाल, यानी मुद्रास्फीति। और वह भी चरम मुद्रास्फीति। ऐसा नहीं है कि 10 का सामान 15 में बिकेगा, वह 10 का सामान 10 लाख में बिकेगा। वह वर्ग कौन है जिसको मुद्रा के कारण सबसे अधिक हानि होती है? अगर महंगाई बढ़ गया, मान लेते हैं किसी ने किसी को कर्ज 1000 रुपया दिया, लेकिन अगले वर्ष महंगाई बढ़ गया और वह महंगाई मान लेते हैं कि 500% हो गया। अब क्या होगा? 500% यानी अब जो उस समय 1000 का वैल्यू जितना था और आज उसके बराबर 1000 का 500% यानी 5000 का वैल्यू बराबर हो गया। अतः जो लेनदार है, जिसने पैसा लिया है ऋणी, वो तो 1000 ही ना उसको वापस करेगा, यानी उसको 4000 का मुनाफा हो गया। मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है तो ही ऋणी। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? उसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं, यानी कि प्राइस भी हाई है, महंगाई भी बढ़ गया है और कोई काम धंधा भी नहीं चला, मंदी है, तब ना बेरोजगारी है, कुछ नहीं है। वह यहाँ देखिए, कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? तो ब्याज दर में कमी मुद्रास्फीति के नियंत्रण की कोई विधि न है। भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो थोक मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है थोक मूल्य सूचकांक द्वारा।
मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मापनी जाती है जब वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य हो। मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? तो मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि कर नियंत्रण कर सकते हैं। मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप क्या है? इसी में आएगा आपको मैटर M1, M2, M3। तो देखिए M1 क्या है? यह जो कैश पैसा है, नकदी है, वह क्या है? M1 है, यानी कि यह मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है। किस संगठन को मुद्रापूर्ति में यानी मनी सप्लाई में विस्तृत मुद्रा कहा जाता है? तो वह M3 होता है। M3 में क्या आएगा? कैश तो आएगा ही, वह M1 प्लस जो बैंक में जो फिक्स डिपॉजिट जो जमा है वो अभी चले आते हैं। मुद्रा आपूर्ति की माप M3 में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो डाकघरों की जमा मांग को इसमें न शामिल किया जाता है। मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? तो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। अगर पैसा ही अधिक छाप दिया जाए तो ऑटोमेटिक है महंगाई बढ़ जाएगी। भारतीय मुद्रा रुपया की आधिकारिक विनिमय दर संबंधित है तो कुछ चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह द्वारा। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब आरंभ हुआ था? 1806 की बात है। भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है पेट्रोलियम के आयात पर। काली मुद्रा की सबसे मान्य परिभाषा क्या है? वह आय है जिस पर अपवंचन नहीं हुआ है, यानी कि सरकार को आपने कर न दिया है, यानी सरकार को आपने लेवी न दिया। सिंपल समझिए नहीं, टैक्स। सरकार ले तो टैक्स और कोई दूसरा वसूल ले जबरदस्ती, हम तुम्हारी सुरक्षा करें तो वह लेवी है, वह रंगदारी होता है। तो वो क्या होगा? अगर आपने सरकार को टैक्स न दिया है तो वह आपका ब्लैक मनी है। अवमूल्यन शब्द का अर्थ है अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। तो क्या होगा? अवमूल्यन हो जाएगा। अवमूल्यन के उद्देश्य क्या होता है बताइए? तो निर्यात को प्रोत्साहित करना है, क्योंकि अपने यहाँ सामान सस्ता हो जाएगा, अतः निर्यात करने पर न लाभ होगा। भारत नहीं, भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? तो वह होगा अवमूल्यन कर दीजिए। अब तक भारतीय रुपया को कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? 3 बार। यहाँ देखिए, भारतीय रुपया का सर्वप्रथम अवमूल्यन 1949 में आज़ादी के लगभग ही कुछ दिन बाद, दूसरी बार 1991 में ही और तीसरी बार भी 1991 में ही हुआ था। जुलाई 1991 में भारतीय रुपये के 2 चरणों में अवमूल्यन किया गया। प्रथम चरण में भारतीय रुपया का अमेरिकी डॉलर में अवमूल्यन हुआ था। कितना? तो 20% अवमूल्यन कर दिया गया था। भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया 1993-94 के केंद्रीय बजट में। रुपए को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया? चालू खाते यानी करेंट अकाउंट में, तो 19 अगस्त 1994 में। वर्तमान में भारत में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है भुगतान संतुलन के चालू खाते करेंट अकाउंट पर ही है, लेकिन कैपिटल अकाउंट पर न है। गिल्ड एज्ड बाजार किससे संबंधित है? तो सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय से। कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक, भारत का सबसे बड़ा बैंक है तो भारतीय स्टेट बैंक है। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंक की नई शाखाएं खोलने का लाइसेंस किसके द्वारा दिया जाता है? तो RBI का मुख्यालय तो यह मुंबई में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य न है तो निर्यातकर्ताओं को ऋण देना, तो यह बैंकों को ऋण देगा, यह सरकारों को ऋण देती है, यह आम जनता को या कोई व्यापारी वर्ग को थोड़ी ऋण देती है, वो तो काम बैंकों का है। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य न है जनता से जमा स्वीकार करना, यह भी तो बैंक का काम है, यह बैंकों का बैंक है। व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में करेंसी नोट जारी कौन करेगा? तो अभी RBI। भारत के विदेशी विनिमय संचयन का प्रतिरक्षक कौन है? तो RBI। भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक RBI। भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है? तो अभी RBI। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। और वह भारतीय राज्य, पहले का फेवरेट क्वेश्चन,
जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता था जम्मू कश्मीर, अब था यानी अब होता है। भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य क्या नहीं है? सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना। यह काम सामाजिक न्याय का, यह तो सरकार का है। भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि होती है जुलाई से जून तक। रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना आवश्यक है? तो मात्र 115 करोड़ का। इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1921 में। 10 रुपये पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक का, यानी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का। सिंपल, जैसे अभी क्या होगा तो शशिकांत दास का दस्तखत होगा। भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय लेता है कौन? तो आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? तो यह देवास में है। भारत में 20 रुपये एवं इससे उच्च मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई किस प्रेस में होती है? तो करेंसी नोट प्रेस देवास में होती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले किस नाम से जाना जाता था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। भारत में नोट जारी करने की को कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली है। सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में हैं? तो उत्तर प्रदेश में है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का आंशिक राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1955 में। भारतीय स्टेट बैंक से कुछ जुड़े सहयोगी बैंक थे, लेकिन अब ओनर है सब बैंक मिला हो गया, जैसे महिला बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, बहुत सारे थे, 5 थे। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है तो स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय यानी एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई। विथ यू ऑल द वे किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है? अब तो हम लोग देखते हैं स्टेट बैंक में जाइएगा तो मिलेगा, सिर्फ बैंकिंग और कुछ नहीं। चमकता हुआ सितारा किस राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रतीक है? तो बैंक ऑफ इंडिया का। पड़ोसी देश अफगानिस्तान ने अपनी शाखा पड़ोसी देश अफगानिस्तान में अपनी शाखा खोलने वाला भारत का प्रथम राष्ट्रीयकृत बैंक था पंजाब नेशनल बैंक। कैनफिना किस भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक की अनुषंगी संस्था है? तो केनरा बैंक की है। भारतीय बैंकों का कहाँ अधिकतम शाखाएं हैं? तो यूनाइटेड किंगडम में है। भारत में सर्वाधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की है? तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की है। भूमि विकास बैंक का कार्य क्या है? तो दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया? तो यह कोच्चि में है। ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाला नाबार्ड क्या है? तो यह एक बैंक है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? तो वही नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति के अनुशंसा पर किया गया। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना की बात है, यानी 1982 में। राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रित उपक्रम है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सीडीबी का मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में। देश में कुल कितने ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक हैं? तो अभी तो वर्तमान में बहुत हैं, लगभग 256 से भी अधिक हैं। भारत के किस राज्य में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक न है? तो सिक्किम और गोवा में रूरल बैंक न है। देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की संख्या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल संख्याओं की संख्या का लगभग कितना % है? तो यह 18% से ज़्यादा है। केलकर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कब से कोई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया है? तो अप्रैल 1987 से। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1985 में। नरसिम्हम समिति ने बैंकिंग ढांचे को कितने स्तर में बनाने की संस्तुति की थी? तो 4 स्तर होना चाहिए था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने की थी? तो खुसरो समिति ने। किस संस्था का संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक ही सीमित है? तो नाबार्ड। नाबार्ड है यह एक बीमा निगम है, या यह एक भूमि विकास बैंक है। फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अमेरिका या यूएसए का प्रमुख बैंक है।
निजी क्षेत्र के बैंक में अधिकृत कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति भारत सरकार ने प्रदान की है? तो 49%। आईबीए का तात्पर्य क्या है बताइए? इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, आईबीए। भारत में नए निजी बैंकों की स्थापना के लिए कितने न्यूनतम चुकता पूंजी होना आवश्यक है आपको? तो 500 करोड़ होना चाहिए। अब तो इसको घटाकर 100 करोड़ कर दिया गया है माइक्रो बैंक के लिए। नरसिम्हन समिति किस संबंध में सुझाव केंद्र सरकार को दिया था? तो बैंकिंग संरचना संबंधी सुधार में। बीसीसीआई क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग संगठन है। अनुसूचित बैंकों से अभिप्राय उन बैंकों से है जिनका नाम भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1964 में। भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था है यूटीआई। भारत में सबसे पहले किसने म्यूचुअल फंड आरंभ किया था? यूटीआई ने किया था। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1956 में। साधारण बीमा निगम के अधीन कितनी बीमा कंपनियां कार्यरत हैं? अब तो इन सबको एक कर दिया गया है, पहले 4 थे, जैसे जीआईसी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। जीवन बीमा निगम की कौन सी पॉलिसी विशेषतः बच्चों के हितार्थ नहीं है? तो जीवन सुरक्षा। बीमा विनियामक या बीमा विनियामक पढ़ा जाएगा इसको, एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय इरडा का कहाँ है मुख्यालय? तो हैदराबाद। आर.एन. मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो बीमा क्षेत्र। भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो सेबी यानी SEBI, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1988 में। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को किस एक अध्यादेश द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 1992 में। बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध है स्टॉक मार्केट से। एक हुआ बुल यानी तेजरिया, बियर यानी मंदरिया। शेयर बाजार पर प्रभावित नियंत्रण किसके द्वारा रखा जाता है? सेबी के द्वारा। भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या तो वर्तमान में भी 23, तो इससे ज़्यादा ही है क्योंकि नया गिफ्ट भी आ गया है। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में हुई थी। NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किसकी संस्तुति पर 1991 में की गई थी? तो वह था फेरवानी समिति पर। सेबी ने पिछले कई वर्षों से निष्क्रिय पड़े किस स्टॉक एक्सचेंज की मान्यता 9 जुलाई 2007 को समाप्त कर दी थी, जिससे स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या 24 से घटकर 23 हो गई थी? तो KSE सौराष्ट्र की मान्यता। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी शेयर सूचकांक कितनी कंपनियों के शेयरों के मूल्य पर आधारित है? तो 30 कंपनियों के आधार पर। निफ्टी में किस शेयर बाजार का मूल्य निफ्टी में किस शेयर बाजार का मूल्य सूचकांक है? तो यह NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो शेयर बाजार है उसको क्या कहते हैं? उसका जो सूचकांक है उसका नाम निफ्टी है। OTCEI क्या है? तो भारत का एक शेयर बाजार है। चुनिंदा कंपनियों के शेयर मूल्यों पर आधारित शेयर मूल्य सूचकांक सेंसेक्स कितनी कंपनियों के शेयर मूल्यों पर आधारित है? तो 30। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का राष्ट्रीय सूचकांक कितनी कंपनियों के शेयर मूल्य पर आधारित है? तो 100। दलाल स्ट्रीट मुंबई में है। वॉल स्ट्रीट अमेरिका में है। डॉन जोन्स यह क्या है? तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार सूचकांक है। निक्की तो यह टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है। टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है? निक्की है नाम उसका। कौन सा भारतीय बैंक भारत में इकाई दहाई 1 लाख करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचने वाला पहला बैंक बना था? वो था SBI। भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में। भारतीय रिजर्व बैंक की खुला बाजार कार्यवाही का अर्थ है यानी ओपन मार्केट पॉलिसी का अर्थ क्या होगा? किसका क्रय और विक्रय करना है? तो सरकारी बॉन्डों का क्रय और विक्रय करना है। सस्ती मुद्रा का अर्थ है कि ब्याज की कम दर हो। IMF के नियमों के अनुसार यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका मुख्यालय वाशिंगटन में है। हर सदस्य को अपनी वैध मुद्रा का समतुल्य घोषित करना होगा अमेरिकी डॉलर के रूप में, और किस में? तो पाउंड स्टर्लिंग में भी आप कर सकते हो। यदि धन यानी मुद्रा बहुत अधिक हो और माल अथवा वस्तु बहुत कम हो तो वह स्थिति क्या कहलाएगी? तो इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति। बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होता है ब्याज
कि बाजार दर। बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है, यानी कर्ज देगा। जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति होती है उसे गर्म मुद्रा कहते हैं। भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार केवल 1 रुपये के सिक्कों तथा 1 रुपये के नोट को छोड़ दिया जाए तो किसके पास है, तो आरबीआई के पास है। वित्तीय सुधारों पर नरसिम्हन समिति जो 1991 में स्थापित करने का सुझाव दिया गया था वह किस लिए था, तो बैंकिंग संरचना को 4 स्तरीय करने पर था। सरकार अर्थोपाय ऋण लेती है किससे, तो आरबीआई से। किसको वास्तविक मजदूरी यानी वेतन का प्रमुख निर्धारित माना जाता है, तो वह मुद्रा की क्रय शक्ति को। यही वास्तविक मजदूरी मतलब कि आप कितना भी रुपया दे दीजिए लेकिन उस रुपया से कितना सामान खरीदा जा सकता है, यही पैमाना वास्तविक मजदूरी कहा जाएगा। भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समानुषंगी के रूप में स्थापित है, तो आरबीआई की। हाल के भारतीय समाचारों के संदर्भ में एमसीएक्स क्या है, तो यह स्टॉक एक्सचेंज का नाम है। वह कौन सा बैंक जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए थे, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। वह कौन सा बैंक जिसने कृषकों के पास, तो हो गया पंजाब नेशनल बैंक ने भी किसान क्लब बनाया था। भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार कब हुआ, 1949 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर नकद कोष अनुपात कम कर देंगे तो क्या होगा, बैंक अधिक लोन देंगे यानी उनका साख बढ़ जाएगा। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी, 1956 में। भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन करने वाली संस्था उसको ईड्रा कहा जाता है। और 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर किसका होगा, तो वित्त मंत्री के सचिव का, वित्त मंत्रालय के सचिव। मुद्रा प्रसार के बारे में जो औसत बताइए, तो मुद्रा प्रसार की दर के नीचे जाने का तात्पर्य है कि कीमतों का घटना न है। मुद्रा बढ़ रहा है इसका मतलब यह ना है कि कीमत घट गया है, बढ़ेगा। वॉल स्ट्रीट किसका नाम है, तो न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1975 में। किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना 1982। भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। किसी अर्थव्यवस्था के मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है उल्टा प्रतिलोम का। स्टैगफ्लेशन स्थिति है यानी गतिरोध और मुद्रा स्फीति। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है, तो वित्त मंत्रालय। यूनाइटेड कमर्शियल बैंक का मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता में है। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है आरबीआई के द्वारा। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाएगा, तो मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक। और अगर सरकार राजकोषीय नीति यानी फिजिकल पॉलिसी तो केंद्र सरकार है। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो आरबीआई के द्वारा। भारत में ग्रामीण और स्थापना विकास कोष कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाली मुख्य संस्था है नाबार्ड। भारत में दशमिक यानी दशमलव मुद्रा प्रणाली शुरू किया गया वर्ष 1957 में। ग्रामीण बैंकों की कार्यकारी समूहों की सिफारिशों के फलस्वरूप शुरू में 5 ग्रामीण प्रादेशिक बैंक स्थापित किए गए थे। यह बात कब की है, तो 1975 की है। फेडरल रिजर्व किस देश का एक वित्तीय संगठन है, अमेरिका का है। कोटक महिंद्रा बैंक का जो क्षेत्र है तो यह कैसा है, तो यह निजी क्षेत्र का बैंक है कोटक महिंद्रा। हमारे देश में बैंकों द्वारा सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए घरेलू सावधि जमाओं को स्वीकार किया जाता है, 10 वर्ष। कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय को स्वीकृति देता है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा, तो आरबीआई के द्वारा। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहते हैं, उसको ट्रेजरी बिल कहा जाता है। भारत में कृषि एवं संबंध गतिविधियों में ऋण वितरण में निम्न में से किसका हिस्सा सर्वाधिक है, तो वाणिज्यिक बैंकों का। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहेंगे, स्टैगफ्लेशन। दुर्लभ मुद्रा क्या है, तो ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ न हो, जैसे डॉलर। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे हुए सांविधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व कहलाते हैं, उसको कहेंगे नगद रिजर्व है। भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है, थोक मूल्य सूचकांक पर। और कौन सी मुद्रा या मुद्रा कृत्रिम समझी जाती हैं, तो वह है SDR यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो IMF की मुद्रा है।
जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात यानी CRR में वृद्धि की घोषणा कर देगा तो क्या होगा? इसका अर्थ होगा कि बैंक को अब अधिक रुपया मात्रा में पैसा रिजर्व रखना होगा। अतः वाणिज्यिक बैंक के पास उधार देने के लिए मुद्राएं कम हो जाएंगी। आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित है किससे? तो स्फीति से, यानी महंगाई अगर बढ़ रहा है मतलब मांग बढ़ रहा है, मांग बढ़ रहा है मतलब विकास हो रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होगा? जब बैंक को कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिलेगा तो क्या करेगा? वह भी ग्राहकों को कम इंटरेस्ट पर लोन देगा। अतः बाजार की तरलता बढ़ जाएगी। भारत में 50 रुपये के करेंसी नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपया को छोड़कर बाकी सब पर RBI के गवर्नर का। किसी वित्तीय वर्ष में PPF खातों में निवेश की अधिकतम अनुमानित सीमा कितनी है? तो 1.5 लाख है। हमारे देश में भुगतान हेतु चेक उनके द्वारा चेक जारी करने की तारीख से कितने दिनों तक वैध रहता है? तो 90 डेज, यानी 3 महीना। भारत सरकार ने भारत के एक प्रमुख बैंक यानी RBI के हिस्सों को अर्जित किया है। यह बैंक कौन सा है? तो SBI। क्रेडिट कार्ड डैश के नाम से जाना जाता है, तो यह प्लास्टिक मनी है। हमारे देश के बैंक घरेलू सावधि जमाओं के लिए डैश से प्राप्त सावधि जमाओं पर ब्याज की अधिक दर देते हैं, तो वरिष्ठ नागरिकों को कुछ ज़्यादा मिलता है। कौन सा लिखित पृष्ठांकन द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अंतरित नहीं किया जा सकता है? तो सावधि जमा राशि। किस लिखत को रेखांकन लागू होता है? तो चेक पर। चेक पर अगर रेखांकित इस तरह से कर दिया जाए तो क्या होगा? वह अकाउंट पे चेक हो जाता है। राष्ट्रीय आवास बैंक है, यह एक डेवलपमेंट बैंक है। औषधि का बंधक किया जा सकता है, तो भूमि और भवन का। कौन सा एक विदेशी बैंक है जिसके कार्यालय शाखाएं भारत में हैं? तो चार्टर्ड बैंक सबसे अधिक है। ट्रेजर इन क्या है? ट्रेजर इन आरंभ में ब्याज की दर कम रहती है और बाद के वर्षों में यह बढ़ जाती है। बैंक की एक शाखा को एक ग्राहक से 100 रुपये का एक जाली नोट प्राप्त होता है जो ग्राहक वापस चाहता है। बैंक को क्या कार्रवाई करनी चाहिए? नोट परिबद्ध करना और वापस नहीं लौटाएगा बैंक। अशुद्ध ऋण का अर्थ क्या है? मतलब किसी कंपनी को दे राशियां जिसका भुगतान नहीं होने वाला है, यानी यह NPA अकाउंट हो गया। हमारे देश में लगभग सभी बैंकों ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए डैश की सुविधा शुरू की है, तो वह है KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड की। RTGS लेन देनों के लिए निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम सीमा क्या हो सकता है? तो न्यूनतम 2 लाख, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। संकट के समय के दौरान वाणिज्यिक बैंकों की जो आरक्षितियों बतौर बफर चल निधि का काम कर सकती हैं वह क्या है? तो वह SLR यानी स्टैच्यूटरी लिक्विड रेशियो। RBI के मापदंडों के अनुसार ग्राहक की पहचान के लिए वैध दस्तावेज कौन सा होगा? चुनाव पहचान पत्र। चेक या मांग ड्राफ्ट जैसे बैंकिंग लिखित पर चुंबकीय सामग्री से बनी विशेष प्रकार की स्याही से मुद्रित 9 अंकीय संख्या क्या कहलाती है? चेक पर जो 9 अंक का कोड लिखित रहता है उसका नाम तो है MICR, उसका नाम MICR कोड है। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। बैंकिंग चैनल के माध्यम से सर्वाधिक तेज धन अंतरण सिस्टम क्या कहलाता है? राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण। लिखित को एक विशिष्ट अंतर्निहित अस्थि में से अपना मूल्य प्राप्त करना है, यानी जो लेने वाला बैंक है उसको एक लेना है, उसे क्या कहेंगे? वह बॉन्ड है, यानी यह प्रतिभूति की बात हो रही है, बॉन्ड है। ओवरड्राफ्ट खाते में ग्राहक बैंक का क्या होगा? तो देनदार होगा, क्योंकि उसका जो बैंक में वह पैसा निगेटिव चला गया है, अतः जो बैंक क्या हो गया? बैंक को जो ग्राहक है उसे पैसा लेना है, ग्राहक पैसा देगा बैंक को। बैंक दर वह दर है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंक के विनिमय बिल भी डिस्काउंट करते हैं। मतलब बैंक दर यानी क्या? कि जो बैंक वाणिज्यिक बैंक जो छोटे बैंक है, अदर बैंक, मतलब कि RBI दूसरे बैंक को जिस रेट पर पैसा उधार दे वही क्या है? तो उसी को कहेंगे हम लोग बैंक दर। और वाणिज्यिक बैंक, यहाँ क्या क्वेश्चन पूछा था? वाणिज्यिक बैंक के विनिमय बिल बैंक दर, हाँ तो हो गया, यह न समझिए, हटाइए। क्रेडिट कार्ड ग्राहकों द्वारा भुगतान का पसंदीदा तरीका क्यों है? क्योंकि ग्राहक कभी खरीद कर बाद में भुगतान कर सकता है। बैंक पर चेक आहरित करने वाले ग्राहक को अधिकार है कि चेक के भुगतान से पहले उसका भुगतान
रोकने का, यानी जिसने चेक इशू किया है वह चाहे तो चेक को रोक भी सकता है चेक को। भारत में सिक्कों को जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? वित्त मंत्रालय। संपूर्ण देश में मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए आरबीआई क्या उपाय करता है? रेपो या रिवर्स रेपो दर बढ़ा सकता है। विलास वस्तु के क्रय के लिए बैंकों द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? टिकाऊ उपभोक्ता ऋण। कृषि और संबंध गतिविधियों के लिए दिए गए ऋण बैंक किस वर्ग में वर्गीकृत करते हैं? तो वह है प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र ऋण। कौन सा संगठन उधारकर्ता के ऋण पृष्ठभूमि रखता है और उपलब्ध करता है? तो सिबिल, CIBIL, यानी कि यह बताएगा कि आपकी जिसको लोन दे रहे हो उसकी स्थिति कैसा है, वह लोन आपको सधाएगा कि न सधाएगा, यानी यह क्रेडिट एजेंसी है। वित्तीय विश्व में प्रयुक्त पद FDI में F क्या है? तो यह फॉरेन, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट, यानी विदेश से पैसा भारत में आ गया। एक प्रकार का ऋण सब प्राइम उधार बैंकों द्वारा किस प्रकार के उपभोक्ताओं को दिया जाता है? ऐसे उधारकर्ता जिनकी ऋण पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है, उनको क्या दिया जाएगा? उनको सब प्राइम उधार बैंकों द्वारा ऋण क्या मिलेगा? बहुत अधिक इंटरेस्ट पर ऋण दिया जाएगा। भारत सरकार से जल्दी पेंशन पाने के लिए सेवानिवृत्ति रक्षा कर्मियों के लिए किस सॉफ्टवेयर को आरंभ किया गया था? तो उसका नाम था संगम। पद बैंक स्यूरेंस, बैंक के स्यूरेंस से क्या समझते हैं? बैंक द्वारा दी जा रही कंपोजिट वित्तीय सेवा जिससे बीमा उत्पाद भी शामिल हो, यानी बैंक भी इंश्योरेंस बेच रहा है। भारतीय रुपये का मूल्य ह्रास हो रहा है, इसका अर्थ क्या है कि रुपये का मूल्य अन्य विदेशी मुद्राओं की अपेक्ष उसका रेट घट रहा है। पद बंधक से आप क्या समझते हो? बंधक यानी क्या? मॉर्गेज कर दिए। उधारकर्ता द्वारा आवास ऋण के कवर के रूप में उपलब्ध अचल संपत्ति का प्रतिभूति बनना, यानी वह बैंक के नाम उसको जाकर लिख देगा। जिस पर देशी मुद्रा विदेशी मुद्रा में परिवर्तित की जाती है और उसके विपरीत, यानी वह विदेशी मुद्रा भारतीय मुद्रा में कन्वर्ट हो जाएगी, उसे क्या कहेंगे? विनिमय दर। अपनी विदेश यात्रा के दौरान US डॉलर खरीदने के लिए आपको डैश का संपर्क करना होगा। ऐसी गतिविधि के लिए अधिकृत किसी भी बैंक शाखा में जा सकते हैं। बैंकिंग लोकपाल क्या है? तो ग्राहकों की शिकायतों का प्रावधान करता है। आर्थिक नीति की शक्ति के रूप में मौद्रिक नीति डैश द्वारा एडमिनिस्ट्रेटर की जाती है, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। धन शोधन का अर्थ है वैध स्रोत से प्राप्त हुई प्रतीत कराने के लिए अवैध रूप से प्राप्त धन से परिवर्तन की प्रक्रिया, यानी सरकार को आप टैक्स दे दीजिए तो आपका धन प्योरीफाई हो गया। बचत बैंक खाते किसके द्वारा खोले जाते हैं? व्यक्तियों द्वारा। व्यक्तियों के बचत के लिए बैंक खोल देगा तो। गतावधि चेक क्या होगा? यानी चेक जिसके जारी होने की तिथि से 6 महीने पूरे हो गए हैं। कौन भारत में शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है? सेबी। किस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम है? तो क्रेडिट कार्ड से। कौन सा क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन है? तो सिटी बैंक कार्ड्स। भारत में खुदरा ऋण का सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? तो आवास ऋण है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज स्थित है बॉम्बे में। संवेदी सूचकांक में कितनी प्रतिभूतियाँ होती हैं? तो 30। बीमा क्षेत्र में सबसे प्रत्यक्ष विनियोग का प्रस्तावित असर क्या है? तो 26%, लेकिन इसको भी वर्तमान में बढ़ा दिया गया है। भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन है? बम्बई। इनसाइड ट्रेडिंग स्टोरी मतलब यह क्या होगा? तो भेदिया कारोबार, यानी शेयर बाजार में प्रतिभूतियों का अवैध लेन देन। डैश वैकल्पिक धन का उदाहरण है चेक। भारत में कौन सा वायदा बाजार आयोग द्वारा विनियमित होता है? तो जींस फ्यूचर व्यापार। मान लीजिए भारतीय रिजर्व बैंक के दर 1% घटा देगा, तो इसका प्रभाव क्या होगा? बाजार में नकदी की मात्रा बढ़ जाएगी। बैंक की जो शाखाएं सीधे विदेशी मुद्रा या विदेशी मुद्रा विनिमय कारोबार कर सकती हैं उन्हें विदेशी मुद्रा डैश कहलाता है, तो वे विदेशी मुद्रा के अधिकृत डीलर हैं। आय समूहों को दिए गए अत्यल्प राशियों के ऋण डैश कहलाएंगे सूक्ष्म ऋण। आरक्षित निधि अनुपात यानी CRR, करेंट रिजर्व रेशियो, और सांविधिक चल निधि अनुपात यानी स्ट्रेटजी लिक्विड रेशियो, इन पदों का अत्यधिक करीबी से संबंध किस उद्योग या बाजार से है? तो बैंकिंग उद्योग। दलाल स्ट्रीट स्थित है बम्बई में। भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधक कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। बैंकों को कौन सी सेवा उत्पाद विशेषतः छात्रों की सहायता के लिए दिया जाता है? शिक्षा ऋण। कौन सी संख्या
कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए ऋण से संबंधित काम करती है नाबार्ड। डैश समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है तो नरसिम्हा समिति। भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? आरबीआई। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव कौन करेगा? तो वो भी आरबीआई करेगा। भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? ग्रामीण बैंकिंग से। कौन सा भारत में मुद्रास्फीति का प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है? थोक मूल्य सूचकांक। तो आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे, जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।